इसके बाद आता है कि व्यापार संतुलन किसे बोलते हैं, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित होता है। तो इस तरीके से जैसे कि इसे 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से जोड़ के पूछा जा सकता है कि जो रीट में सिलेबस है कि एलपीजी रिफॉर्म के बारे में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सो उस समय भारत का व्यापार संतुलन से रिलेटेड काफ़ी न्यूज में रहा था। तो मे भी ये चीज़ उससे रिलेटेड करके पूछी जा सकती है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित ये होता है ना। तो उसके बाद आता है कि आर्थिक विकास का अर्थ है। देखो, आर्थिक विकास और वृद्धि दो अलग अलग शब्द हैं। आर्थिक वृद्धि तो जब आपकी सिर्फ इनकम बढ़ रही है तो उसको बोला जाता है, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य, प्रसन्न और इस तरीके से प्रसन्नता वगैरह में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास की कैटेगरी में रखते हैं। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो हमने जैसे देखा था कि जो इकोनॉमी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नीचे हमने एक क्वेश्चन किया था समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, तो और पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने जो देखा था कि इनको डिफरेंशिएट हमने इसी आधार पर किया था कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये जो सारे निर्णय हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो किसके द्वारा लिए जाते हैं, बाजार द्वारा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। समाजवादी में ये सरकार, एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, उस केंद्रीकृत जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके द्वारा लिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का मिक्स ये पाया जाता है, दोनों से के द्वारा ही इसका निर्णय लिया जाता है। उसके बाद आता है कि अन्य उद्देश्यों के साथ साथ वित्तीय स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि। देखो, वित्तीय स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का जो उद्देश्य है वो किसका है, IMF का है ना। IMF की स्थापना 1944 में हमें पता है, और गेट जो है वो WTO की जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको बाद में 1995 में क्या बना दिया गया, WTO बना दिया गया। उसके बाद आता है कि M2 जो मुद्रा में शामिल है। देखो, हमें पता है कि मुद्रा के 4 माप होते हैं, M1, M2, M3 और M4। तो M2 जो मुद्रा का माप है इसे हम या तो ऐसे लिख सकते हैं कि M1 प्लस डाकघर की बचत खातों में जमा है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है M1 में करेंसी और मांग जमा शामिल होती है, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि करेंसी, मांग जमा और प्लस डाकघर में बचत जमाएं। सो इस तरीके से 95 में 1। इसके बाद आता है कि साधन भुगतान नहीं है। देखो, साधन भुगतान, अगर किसी भी साधन ने अपनी सर्विस देने के बाद अगर कोई चीज़ हासिल करी है तो वो उसका साधन भुगतान है। अगर उसने कोई भी सर्विस उस चीज़ के बदले में नहीं दी है और उसको कुछ मिल रहा है, आय मिल रही है, सो वो उसका एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, वो कोई भी उसका साधन भुगतान नहीं है। तो जैसे कि सैन्य कर्मियों को वर्दी निःशुल्क प्रदान की जाती है तो वो सर्विस दे रहे हैं, सांसदों का वेतन है तो वो काम कर रहे हैं, तो मकान मालिक द्वारा आरोपित किराया स्वयं के मकान का, तो वो अगर खुद उसमें ना रहता होता तो वो किसी और को वो किसी और को रहने के लिए देता, तो इसलिए उसका किराया उसको मिलता। सो ये भी इसमें शामिल है। लेकिन ये जो विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति का जो है, अगर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो ये किसी सर्विस के बदले में नहीं दी जाती, ये एक तरीके से विदाउट सर्विस पेमेंट है, तो इसलिए ये भुगतान, साधन भुगतान नहीं माना जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है कि निवेश जो एक फर्म, व्यक्ति द्वारा अन्य किसी देश के व्यापार में रुचि हेतु किया जाता है। तो देखो, इसे FDI बोला जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसे कि मैंने बोला, तो ये LPG रिफॉर्म से रिलेट करके इसको पूछा जा सकता है कि जो उस समय काफ़ी ये न्यूज में था। सो क्या होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। उसके बाद आता है कि मुद्रापूर्ति में कमी हेतु। देखो, देश में मनी की सप्लाई कम करनी है, मनी की सप्लाई कम करनी है RBI को, तो वो क्या करेगा। देखो, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, तो अगर प्रतिभूतियां RBI बेचता है, सेल करता है, तो प्रतिभूतियां लोगों के पास चली जाएंगी और जो उसका मनी जो है वो किसके पास चला जाएगा, RBI के पास।
गवर्नमेंट के पास, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उसको वो परचेज करता है, परचेज करेगा तो उससे क्या होगा कि जो प्रपत्र हैं, जो प्रतिभूतियां हैं वो गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी और पैसा उसको किसको देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि देश में मुद्रापूर्ति में कमी करने हेतु आरबीआई क्या करेगा, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर देगा। 82 में 2 नंबर, ठीक है। और अगर सीआरआर में कमी होती है तो सीआरआर क्या होता है कि जब आरबीआई जो है और कमर्शियल बैंक है, तो जो कमर्शियल बैंकों को अपनी आय का एक हिस्सा अपनी जमाओं का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उसे कुछ एक पोर्शन है जिसे कि आरबीआई ही डिसाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक है उसको अपनी जमाओं का कुछ पार्ट खुद के पास रखना पड़ता है, तो खुद के पास रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं एसएलआर। सो इस तरीके से इसके बाद आता है कि निम्न में से गलत चुनिए। सो इसमें क्या है कि जैसे इसमें कि जीडीपी एमपी एफसी, जीडीपी एफसी प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सो अगर हम क्या करेंगे, एफसी अवधारणा में विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो वो एमपी अवधारणा हो जाएगी। हमें पता है कि साधन लागत पर हमें जब कोई चीज़ दी गई है तो उसमें हम आईटी जोड़ देंगे प्लस आईटी माइनस एस, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिख सकते हैं। सो इनको जोड़ दिया जाएगा तो वो जीडीपी एमपी अवधारणा बन जाएगी। तो ये पहला करेक्ट हो गया। सो उसके बाद आता है कि एनएनपी एफसी जो है उसमें अगर एनएनपी एमपी में से अगर विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, अब देखो बाजार उत्पादन पे बाजार एमपी पे अगर कोई अवधारणा दी गई है तो उसमें से अगर हम विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि माइनस आईटी प्लस एस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनएनपी एफसी बन जाएगा। सो ये अवधारणा भी हमारी ठीक है। फिर आता है कि जीएनपी एमपी। सो जीडीपी एमपी में अब हम विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को अगर जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीएनपी एमपी। ये डोमेस्टिक अवधारणा जो है वो किस में बदल जाएगी, नेशनल में बदल जाएगी। इस तरीके से ये तीनों अवधारणाएं सही है, लेकिन आई थिंक इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था क्योंकि ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स इसको सीधा लिख दिया गया, नेट इनडायरेक्ट इसको लिखना जाना चाहिए था। सो ऑप्शन इनमें वैसे तो नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि ये तीनों अवधारणाएं ही इसकी सही हो गई है। उसके बाद आता है कि नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है और वह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवासीय गुणवत्ता, गरीबी का मापन करता है। तो ये जो था ये आता है कि एमपीआई, जो एमपीआई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे 2010 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें कि हम एचडीआई पब्लिश होता है कि विभिन्न देशों की एचडीआई रैंक पब्लिश होती है, तो उसी में ही इसका प्रतिपादन हुआ था कि जो एमपीआई है उसका एक्सप्लेनेशन इसमें सबसे पहली बार मिला कि एमपीआई जो है उसके बाद जैसे नीति आयोग भी सेम यही चीज़ को इंडिया के सेंस में पब्लिश करने लग गया। सो इसका आंसर हो जाएगा एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बाद आता है कि जो भारत तेंदुलकर कमेटी जो कब 2011-22 के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात कितना है, 25.7 और 13.7। बहुत सारी कमेटीज हैं जो कि गरीबी से जुड़ी हुई हैं, जैसे लकड़ावाला कमेटी होगी, लकड़ावाला होगी और दांडेकर और रथ होगी, रंगराजन कमेटी होगी और भी ऐसी बहुत सी कमेटियां हैं जो गरीबी से जुड़ी हुई है। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी कमेटी है जो इससे साथ रिलेटेड है और नहीं है, इस तरीके से। उसके बाद आता है कि जो जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाती है, जब देखो जैसे मान लो साधन लागत बढ़ जाने से जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लागत जन्य
मुद्रास्फीति, यानी कि लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, तेजी आई है, तो उसे हम बोलेंगे लागतजन्य। और जब किसी वस्तुओं की मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो लागत बढ़ने से लागतजन्य मुद्रास्फीति। उसके बाद आता है कि एक देश और शेष संसार के बीच सभी आर्थिक सौदों को निश्चित व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं इसको, BOP बोल देते हैं शॉर्ट में। तो भुगतान का संतुलन जो है, व्यापार संतुलन हमने देखा था कि वस्तुओं का आयात और निर्यात। और बजट हमें पता ही है, सरकार की आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। और भुगतान का जो संतुलन है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या कहलाता है, देश और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक सौदों का निश्चित व्यवस्थित रिकॉर्ड जो है वो होता है। इसके बाद आता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति NNPFC। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो NNPFC है इसे पहले राष्ट्रीय आय माना जाता था, लेकिन अब जो है वो NNP-MP को राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ दिए गए तो आप MP करेंगे, और अगर MP नहीं दिए गए तो आप NNP-FC को राष्ट्रीय आय आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आता है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होगा, जब आपकी आय जो है वो कम हो जाएगी आपकी लागत से, तो उसको कौन सा बोलोगे, जब व्यय आगम से अधिक हो, है ना, लागत आपकी आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे घाटे का बजट कहेंगे। उसके बाद आता है कि जब CRR का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है। देखो कि जब RBI जो है वो एक पॉलिसी तो ये अपनाता है कि वो जो कमर्शियल बैंक हैं उनको बोलता है कि आप CRR के रूप में मेरे पास पैसे को ज़्यादा रखो, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कि उसको जब आप नल कैसे कर दोगे, यानी कि उसको शून्य कैसे कर दोगे। तो जब वो क्या करेगा, एक तरफ तो मनी सप्लाई को घटा दे और दूसरी तरफ मनी सप्लाई को बढ़ा दे, तो ये जो दोनों रूल हैं एक साथ हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो मनी सप्लाई बढ़ भी जाए और घट भी जाए तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेजर है जिसके थ्रू मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। बैंक दर को जब ये कम कर देगा, बैंक रेट को अगर कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिल जाएगा, और वो सस्ते में लोन जनता के पास भी पहुँच जाएगा, तो ये जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ये जो CRR की वजह से जो मनी सप्लाई कम हुई थी वो बैंक दर की वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई। इस तरीके से आपस में इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। SLR बढ़ने से इकोनॉमी मनी सप्लाई जो है वो क्या होगी, कम होती है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय भी करेंगे तो पैसा RBI के पास चला जाएगा, इससे भी मनी सप्लाई कम होगी। और इस तरीके से आगे देखते हैं कि भारत में विदेशी व्यापार की जो है वो शीर्ष संस्था कौन सी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय जो है इसकी शीर्ष संस्था है। इसके बाद आता है कि जब एक मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीके अपनाता है तो इसे बोलते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक प्राधिकरण है जैसे RBI है या कमर्शियल बैंक है, तो RBI है जैसे, तो वो कौन सी नीति अपनाता है, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति है। तो राजकोषीय नीति हमें पता है गवर्नमेंट अपनाती है। संकुचित मौद्रिक नीति क्या होगी, जब हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं तो वो संकुचित मौद्रिक नीति हो जाएगी। उपकरण इसके कौन कौन से हो जाएंगे, सेम उपकरण जो हमने अभी पढ़े थे सारे, CRR, SLR। और विस्तारवादी मौद्रिक नीति में क्या होगा, जब हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। उच्च शक्ति मुद्रा, मैंने पहले ही आपको बोला था कि M0 इसको बोलते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उच्च शक्ति मुद्रा में समस्त भौतिक पेपर मुद्रा करेंसी चलन में प्लस बैंक कोष केंद्रीय बैंक के जो पास है, इसको क्या बोला जाता है, M0। जो सारे पेपर और कॉइन जो हैं यानी कि नोट और सिक्के आ जाएंगे, और केंद्रीय बैंक के पास जो रिजर्व है इसमें इसको सबको क्या बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत रखते हैं। इसके जो डिफरेंट नेम है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद आता है कि जो मुफ्त व्यापार जो है यानी फ्री ट्रेड किसको बोलते हैं। फ्री ट्रेड क्या होता है, जब व्यापार आपका पूर्णतः अप्रतिबंधित है ना, तो वस्तुओं और देशों के बीच आने जाने में कोई रोक नहीं है ना। तो इस तरीके से 38वीं का आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद आता है कि
धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है और भूखमरी समाप्त करना भी है, शुद्ध जल और स्वच्छता भी है, असमानता में कमी करना भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव सारे के सारे। तो धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या ये हो गया। उसके बाद आता है कि जो विस्तृत मुद्रा किसे कहते हैं। हमने पहले ही देखा था कि विस्तृत मुद्रा का आंसर M3 हो जाएगा। सबसे तरल माप जो है वो कौन सा है? M1 है। और सबसे कम तरल माप जो कौन सा है? M4 है ना। तो इस तरीके से इन दोनों को संकुचित अवधारणा, इन दोनों को विस्तृत अवधारणा बोला जाता है। लेकिन जो विस्तृत मुद्रा है वो हम किसको बोलते हैं? M3 को बोलते हैं। अगर एक ऑप्शन हमें चूज करना है तो M3 को हम चूज करेंगे। उसके बाद आता है कि उदारीकरण। उदारीकरण किसे बोलते हैं? जब सरकार अपने नियंत्रण में जो भी उसके उद्योग या उद्योग धंधे हैं उनको अगर उसके अंतर नियंत्रण को कम करती है तो उसे हम बोलते हैं उदारीकरण। तो 1991 में ये तीन जो थी, LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या था? उदारीकरण। यही आता है कि सरकार ने अपने नियंत्रण में जो भी उद्योग धंधे थे उसका नियंत्रण को कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में उनको टोटली प्राइवेट हाथों में दे दिया गया ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाए। ग्लोबलाइजेशन में हमारे देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों के लिए खोल दिया गया और ताकि वहाँ से भी वस्तुओं को आयात निर्यात यहाँ पे किया जा सके। उसके बाद आता है कि व्यापारिक बैंक का निम्न में से कार्य नहीं है। सो व्यापारिक बैंक जमाएं स्वीकार करता है और उसके बाद उधार देता है, एजेंसी सेवाएं भी करता है, लेकिन मुद्रा को छापने का काम, निर्गमन करना, इशू करना, है ना। मुद्रा को इशू करने का काम किसका है? RBI का है। तो कई बार हमें जैसे मान लो अगर कुछ ऑप्शन का नहीं भी पता तो हमें अगर ये कन्फर्म है कि ये तो एग्जैक्टली गलत है, ये दो सही है, तो हम क्या कर सकते हैं? आंसर को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है कि व्यापार संरक्षणवाद किसे कहते हैं? तो व्यापार संरक्षणवाद ये एक टर्म है, काफ़ी फेमस है। तो इसमें जैसे कि क्या होता है कि जब आप आयातित वस्तुओं पर टैरिफ आदि लगाकर विभिन्न देशों से आयातों को प्रतिबंधित करने की जो आर्थिक नीति अपनाते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यापार संरक्षणवाद कहते हैं। इसके बाद आता है कि संरचनात्मक सुधार एवं स्थिरीकरण उपाय दोनों किस नीति के समूह हैं? ये है नई आर्थिक नीति के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या होता है? संरचनात्मक सुधार और स्थिरीकरण उपाय जो है वो शामिल होते हैं। सो थैंक यू।